नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैट्रिक परीक्षार्थी ध्यान दें, जो 2023 की मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आप लोगों की परीक्षा सोशल साइंस की 20 मार्च की है। ऐसे तो उसके पहले से शुरुआत है। एडिशनल लैंग्वेज है, जो वोकेशनल और एडिशनल सब्जेक्ट हो, मुरारी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, आईटीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, जो भी हो, रिटेल, अप्रैल्स और म्यूज़िक वगैरह होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा आप लोगों की 20 मार्च से सोशल साइंस की जो प्रारंभ हो रही है, मैं उसकी तैयारी आप लोगों को ये देखिए। ये जो प्रश्न है, यह 2021-22 का सेट 2 है और सेट 1 मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप लोगों को यूट्यूब में डाल दिया हूँ। जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों की सोशल साइंस की तैयारी अच्छे से हो और मैं सोशल साइंस का जो भी प्रश्न डालूँ यूट्यूब पे, आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके और आप लोग इसकी तैयारी कर सके। तो पहला प्रश्न हम लोग आते हैं, देखिए है। पहला प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का था। सही उत्तर हो जाएगा गा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा गा। दूसरा है द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, मॉन्टेस्क्यू। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबंध या सामाजिक समझौता की रचना की थी। तीसरा है, यह किसका कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कहा था मेटरनिक ने। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। चौथा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 में पूर्ण हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। और 1861 में हुआ था इटली का एकीकरण। देखिए, जो फर्स्ट मॉडल सेट था उसमें पूछा था इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो आप लोग दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में और इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में। 5वां नंबर का प्रश्न है कि फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रेडरिक सारियो था एक फ्रांसीसी चित्रकार था। सही उत्तर हो जाएगा का, फ्रांसीसी चित्रकार था। 6ठा नंबर का प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है सो 1893 ईस्वी में गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। और अगर पूछ दे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो वापस आए थे जनवरी 1915 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब 7वां नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा का, 5 फरवरी 1922 को। ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। जब वहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो शांतिपूर्ण जुलूस एक साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में एक थाना मिल गया और थाना में उसको जो है सो रोक दिया उस शांतिपूर्ण जुलूस को। दोनों में तुतुमे में करते करते जो है सो लड़ाई आगे बढ़ गई, हिंसात्मक घटना में बदल गई। और जो हिंसा थी, जो भीड़ की, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, वो थाना को चारों तरफ से घेर के उसमें आग लगा दी, जिसमें 25 पुलिसकर्मी से ज़्यादा मारे गए थे। इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, वापस ले लिया। 8वां नंबर का प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जब 1919 में पारित हुआ तो सही उत्तर हो जाएगा खा। 9वां नंबर का प्रश्न है, वंदे मातरम गीत पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है सो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, हम लोग जानते हैं। का सही उत्तर हो जाएगा। और आनंद मठ पुस्तक की रचना, वंदे मातरम गीत की जो है सो रचना ये कब की थी? वंदे मातरम जो है इसकी वंदे मातरम गीत जो है सो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति में गाया था। और इसके बाद जो यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा था और इसके बाद में आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है कि बापू किन्हें कहा जाता है? आप लोग सब जानते हैं कि बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब इतिहास का प्रश्न खत्म हो गया। अब 11 नंबर भूगोल का प्रश्न आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक या कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जो भी होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आधार पर वीडियो और बनाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके। मैं भी सोशल साइंस 20 मार्च है, इसलिए मैं 20 मार्च तक अभी आपको सोशल साइंस की तैयारी करवाऊंगा। 11 नंबर का प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर पूछ देता कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जय और अजय। मॉडल सेट पहला जो मैंने आपकी तैयारी किया यूट्यूब पे डाला था, उसमें पूछा था कि
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न, उसमें भी मैंने बताया था कि दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये इसमें एक निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो अगर पूछेगा कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो भी दो होगा, कौन कौन होंगे, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, जैव और अजैव। अब 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और सीढ़ीदार खेती है ना। 13 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट का है ना, उत्तर भारत में तो जलोढ़ मिट्टी पाई ही जाती है, लेकिन पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में भी जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है। तो 13 नंबर का सही प्रश्न हो जाएगा गा। 14 नंबर का प्रश्न है कि किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो रेगर या रेगुर भी कह सकते हैं इसको। तो रेगुर जो है मिट्टी वह काली मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन में तो जनता लोगों ने भाग लिया था, बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी जनता भाग लिए होंगे। घाय वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घा। 16 नंबर का है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो विश्व में जो है 8% जनजातियां उपजातियां भारत में पाई जाती है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये इतिहास में भी प्रश्न है, वन समाज एवं उपनिवेशवाद में। तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1972 गा। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का गा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाए थे। 19 का है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये हमारे अपने राज्य झारखंड में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा का। 20 का है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है वह यह 4 राज्यों में इसका लाभ मिलता है। ऐसे तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी में बनाया गया है, लेकिन यह जो है भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें से गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। मेरे से इसका उत्तर हो जाएगा सही घा। अब 21 नंबर का प्रश्न है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की गया था। हम लोग जानते हैं औसत आय कैसे निकालते हैं। किसी देश की जितनी भी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा का, देश की कुल आय भाग देश की कुल जनसंख्या। अब 22 नंबर का है, विभिन्न देशों की वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो विश्व बैंक विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड का प्रयोग करता है। सही उत्तर हो जाएगा का। अब 23 का है, नवीकरणीय संसाधन या साधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी। तो भूमिगत जल जो है वह कभी खत्म होने वाला नहीं, वो नवीकरणीय संसाधन है। सही उत्तर हो जाएगा गा। अब 24 लोगों के विकास में लक्ष्य होते हैं। लोगों के विकास में लक्ष्य होते हैं क्या, भिन्न या परस्पर विरोधी। सही उत्तर हो जाएगा खा। अब देखिए 25 नंबर, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलो गेहूं की दर से बेचा, प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को, देखिए रामू क्या है, वह गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये में बेचा। अब मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये में बेचा। अब बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट बना लिया, 4 पैकेट बनाए और बाजार में भुगताओं को 80 रुपये माने की प्रति पैकेट 20 रुपये बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपरोक्त में से किस वस्तुओं को मिल को लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्किट, क्योंकि इसमें सब चीज़ मिला हुआ है, चीनी भी, तेल भी और उसकी मजदूरी मेहनत भी। तो 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घा, बिस्किट। अब है 26 नंबर का प्रश्न, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। विनिर्माण की क्रिया हम लोग जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र का भाग है, गा सही उत्तर हो जाएगा। अब 27 नंबर का प्रश्न, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वेतन अगर वह काम पे नहीं जाती है, छुट्टी लेती है तो उसमें वेतन काट लिया जाएगा। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब जैसे वह अगर छुट्टी है तो उसमें वेतन भी मिलता है, पैसा नहीं काटा जाता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है। तो सीता को सवैतनिक अवकाश मिलता है यानी कि सीता संगठित है यानी सरकारी है, और अनीता जो है वह प्राइवेट निजी क्षेत्र में काम करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27वां का अनीता असंगठित क्षेत्र में काम करती है यानी कि प्राइवेट या निजी, और सीता संगठित मतलब गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में काम करती है। सही उत्तर हो जाएगा का। 28 का अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, क्या होता है।
पहले से ही शामिल होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। 27 नंबर प्रश्न का मिलता जुलता है। 29 नंबर का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 2005 ईस्वी में आया था। 30वां का है भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा घा, ये हो जाएगा तृतीयक। 31 नंबर अभी सिविक्स का प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का। बोलता है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, ये होगा। क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना, ये भी होगा। घ है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी होगा। घ है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, जबकि अधिकार होता है। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घ। 32 नंबर बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत था, फ्रेंच कितना था? 40%, गा हो जाएगा। जबकि डच 60% था और 1% जर्मन था। 33 का है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? श्रीलंका में तमिल को जो राजभाषा कब किया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। श्रीलंका 1956 ईस्वी में। इसके पहले सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। 34 का है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? हम लोग जानते हैं 22, घा उत्तर हो जाएगा सही। इसके बाद है 35 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम में मेयर, ग्राम पंचायत, सर्व मुखिया। तो राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका सुमेलित नहीं है राज्य उपराष्ट्रपति, खा। अब 36 का है 7 पार्टी अलायंस या सब दलीय गठबंधन, जिसको SPA भी बोलते हैं, का गठन किस देश में किया गया था? तो इसका गठन किया गया था नेपाल में। सही उत्तर हो जाएगा खा। 37 नंबर का प्रश्न है कि बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलीविया जो है वह दक्षिण लाटिन अमेरिका में स्थित है। बोलीविया वह जो है लाटिन अमेरिका में अवस्थित है। 38 का है बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका फेडकोर ने किया था। किसने किया था? फेडकोर, का हो जाएगा सही उत्तर। अब 39 नंबर का है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं, ये सत्य है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है, ये भी सही है। गाय दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये भी सही है। गाय दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति नहीं, दबाव समूह जो होते हैं वह राजनीति में शामिल नहीं होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल में होते हैं और उसका विरोध कर दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा। अब है 40 का कि नेपाल में SPA यानी कि शब्द दलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा प्रसाद कोइराला। क्या हो जाएगा? गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने ये 40 का 40 प्रश्न बताया। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी अभी सेट 1 सेट 2 अभी बना रहा हूँ और सेट 3 4 5 डाल दूंगा और सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं करके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आने वाला संभावित प्रश्न है 20 मार्च में ज़्यादा समय आप लोग मेहनत करें और पूरी तरह से एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी करें। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।